चलो मॉडर्न फिजिक्स का रिवीजन सर एक बार करेंगे। रिपीट कर दीजिए, सर आपने क्या बोला अभी? क्या? सर अभी आपने क्या बोला सर अभी? कुछ नहीं बोला मैंने कहा अब शुरू करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का रिवीजन। ओके सर, ओके सर। चलो चलो, हाँ मॉडर्न फिजिक्स में पहले तो अपना सेटअप याद होना चाहिए, पॉजिटिव किस तरफ नेगेटिव किस तरफ। सही बनाया है नहीं मैंने? बताओ, टर्मिनल सही है? नहीं टर्मिनल सर, सही है कि नहीं उल्टे? नहीं 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 नहीं। गलत है गलत है? ये पॉजिटिव है, सर। ये नेगेटिव है, सही तो है? ये एक्सीलरेट करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को, हाँ हाँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट वो करेगा ना। इलेक्ट्रॉन्स निकल के उधर जाएंगे। नहीं आया समझ में? हाँ सही है, सही आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, सही है? हाँ सही। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से कितनी? HF माइनस फाइव माइनस यहाँ पे, 5 और जब यहाँ पहुंच गया तो HF माइनस फाइव EV प्लस प्लस HF माइनस 5 पक्का कोई प्लस दिक्कत? EV। तो ये एक्सीलरेटिंग का केस है, और यहाँ अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, हाँ डाउट? तो सर लेकिन अगर इसी बैटरी की पोलरिटी बदल दी तो ऐसे कम होते होते 0 हो जाएगा। हाँ। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और इसका फॉर्मूला HF हाँ। माइनस 5 इज इक्वल टू EV। स्टॉपिंग। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है, मेन यही ग्राफ है इसमें जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अगर एक और ग्राफ ऐसा बना है इसका, तो किसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, किसकी इंटेंसिटी हाई है? इंटेंसिटी हरे वाली ऊपर वाले की इंटेंसिटी हाई होगी और फ्रीक्वेंसी सेम सेम ही होगी। सेम ही होगी क्योंकि दोनों का यस सर। याद आ गया पूरा? यस सर। चलो अब न्यूमेरिकल देख लो। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट इतना है। हाँ, एक और ग्राफ था अपना HF माइनस 5 वाला, वो ये काय का ग्राफ है? V स्टॉपिंग और फ्रीक्वेंसी V स्टॉपिंग और फ्रीक्वेंसी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स HF माइनस 5 इज इक्वल टू EV स्टॉपिंग। हाँ E डिवाइड कर दो, E डिवाइड कर दो, 5/E ठीक। तो ये इंटरसेप्ट है 5/E, स्लोप है h/e। H बाई इसमें सिर्फ यही दो चीजें याद रखनी है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, हाँ जहां तक एक है जो सैचुरेशन फोटो करंट का एक्सप्रेशन, जिसमें बच्चे डरते हैं, महा फर्जी एक्सप्रेशन है सैचुरेशन फोटो करंट का। ये सिंपली क्या है, करंट I इक्वल टू इंटेंसिटी इंटेंसिटी HF तो अपॉन HF, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एफिशिएंसी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है, इनटू इफिशियंसी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड है, इनटू into चार्ज। E। तो ये हमारा सैचुरेशन फोटो करंट है, मतलब जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकले सबके सब पहुंच गए। ठीक, सारे पहुंचे हैं। सारे पहुंचा दिए अपन ने। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर नहीं सर। हाँ अच्छा, इसमें ये बताओ, अगर ये ऐसा था और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हो गया, इसका वर्क फंक्शन या HF की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका फाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये मैंने अगर यहाँ पे 8 वोल्ट की बैटरी लगा दी, करंट आएगा या नहीं? नहीं आएगा। नहीं आपने आएगा, पोलैरिटी चेंज कर दी। पोलैरिटी नहीं आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जा पाएंगे? यहीं एब्जॉर्ब हो जाएंगे कि कुछ डिस्टेंस तक जाएंगे? जाएंगे कुछ डिस्टेंस आ जाएगा। और कितना? यहाँ 8 वोल्ट का ड्रॉप था, पॉइंट पे 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा, जो सबसे तेज होगा वो इस लाइन तक जा पाएगा। सही बात। हाँ ये बात है। हाँ यस सर। सैचुरेशन करंट ज्यादा कम क्या सिग्निफाई करेगा? सैचुरेशन में सैचुरेशन एक बार आ गया तो करंट कांस्टेंट नहीं हो गया? ये देखो, ये तो करंट कांस्टेंट है ना। हम वोल्टेज बढ़ाते गए पॉजिटिव टर्मिनल में, वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट बढ़ता गया। एक केस आएगा जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन निकल के पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। ये समझो ये वोल्टेज नए इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता, जितने निकले हैं उतने ही पहुंचेंगे। मतलब वोल्टेज का काम है पहुंचाना, निकालना तो काम इसका है पूरा। सर इसमें इसीलिए तो अभी जो हमने एक्सप्रेशन लिखा
IHF ईटा, इसमें कहीं V का रोल ही नहीं आया ना, वोल्टेज कहीं आया? नो सर। नो सर। सर इसमें पोलैरिटी उल्टी नहीं है, आपने क्वेश्चन किया है। अरे तभी तो ये इसीलिए वापस तो रीअब्सॉर्ब stopping- हो रहे हैं, हाँ हाँ वरना तो सब पहुंच जाते। हाँ, तभी तो बिल्कुल सही। रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। सर सीधा ऐसा तो तो नहीं चला होता गया। ना कि सर अगर सैचुरेशन करंट की वैल्यू कम है, इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा ज्यादा। सच मतलब पूरे नहीं पहुंच पा रहे, अच्छा, अगर सैचुरेशन की स्थिति नहीं आई तो पूरे नहीं पहुंच पा रहे। चलो पहले थ्योरी वाले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं ना। क्वेश्चन 2, फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ स्मॉल ब्राइट सोर्स 1 मीटर अवे। ये हमारा फोटो सेल है, यहां से फोटोन गिर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ये 1 मीटर पे था, अब अगर हमने इसको 2 मीटर पे रख दिया तो क्या अंतर आएगा? इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बढ़ जाएगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। पहले इंटेंसिटी आई थी, अब इंटेंसिटी I/4 सर क्वार्टर I/4। करंट अगर आई था तो करंट I/4 हो गया। बिल्कुल सही। हाँ। तो V स्टॉपिंग में कोई चेंज आएगा? नो सर। नहीं नहीं नहीं। तो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, सेम है। यस सर। ठीक है। तो ईच कैरी 1/4 ऑफ देयर प्रीवियस एनर्जी। देखो ईच वाला तो वैसे ही गलत हो गया, समझ में? ईच अच्छा। वाला वैसे ही गलत हो गया, हाँ। ऐसा ऐसा क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है। दरअसल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शायद ये फील कर पा रहे हो, उनके ये ग्राफ बनेगा, यस सर। ये समझ में आया? यस सर। नंबर के साथ तो मैक्सिमम के बहुत ही कम है, तो सबकी अलग अलग है। हाँ मैक्सिमम पूछा होता मैक्सिमम वाले का, तो जितना लैम्डा है उसका तो उतना ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना बदली है। बस आंसर क्या आएगा? दिल्ली। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन 1, an electron partially absorbs a photon since kinetic energy of some emitted electron is observed। ये समझ में आया स्टेटमेंट? यस सर। कौन कौन सी चीज सही है और आगरा सही है? नहीं, ये नहीं, गलत है ना? अंडरलाइन वाली तो सही है, ये गलत है। पार्शियली फुली करता है। एनर्जी तो फुल्ली एब्जॉर्ब करेगा, फिर लॉस कहाँ होगा? उसने तो HF ही कोलिजन absorb कोलिजन किया। कोलिजन तो कोलिजन में लॉस होगा, फिर ये वर्क फंक्शन का लॉस होगा। बाद में जो हाँ। तो आगरा गलत है, पार्शियली नहीं फुल्ली। फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड, फोटो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इमिटेड। सही या गलत? सही बात है। सही है। सही है। फ्रीक्वेंसी इज मोर देन थ्रेशोल्ड, फोटो इलेक्ट्रॉन में बी इमिटेड। सही है। सही है ना? हाँ, सही है। सही है। कैन नॉट एब्जॉर्ब कंप्लीट फोटोन बिकॉज इट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। सर डिस्टरबेंस रहा है। बंद करो अपना माइक। श्रुति गोयल माइक बंद कर। D, an electron cannot absorb complete photon because it is a free electron। अब ये n free electron ऐसा होना चाहिए, ये थोड़ा मिसलीडिंग है स्टेटमेंट, क्योंकि बिल्कुल सही है, फ्री इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये समझ में आया? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कर सकता है फोटोन को एब्जॉर्ब। उसका निकलने के लिए। ठीक है, तो जो मेटल के अंदर है वो बाउंडेड है, दे कैन एब्जॉर्ब फोटोन, लेकिन अगर मेटल से बाहर निकल आए तो वो फ्री है, नाउ दे कैन नॉट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो मेटल के अंदर भी तो कुछ फ्री रहते हैं इलेक्ट्रॉन। फ्री रहते, लेकिन फ्री वो ऐसे हैं कि उनकी एनर्जी पूरे में कांस्टेंट है, लेकिन उनको निकालना थोड़ी ना फ्री है। मेटल से बाहर निकालने के लिए तो एनर्जी चाहिए। फ्री मतलब कोई फोर्स नहीं उन पे, जबकि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन पे ये फोर्स तो है ना, न्यूक्लियस का। यस सर सॉरी। वो चारों तरफ से है, लेकिन फोर्स तो है, एनर्जी भी है। तो दिल्ली, तो आगरा गलत, बॉम्बे सही, चेन्नई सही। हाँ सर जो आगरा वाला ऑप्शन है सर चलो सर जो आगरा वाला ऑप्शन है वो अगर फुली एब्जॉर्ब लिखा होता तो सही कहते अपन पूरा। फुली, हाँ एब्जॉर्ब अ फोटोन बिल्कुल सही है, कैन फुल्ली एब्जॉर्ब अ फोटोन बिल्कुल सही है। हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो नहीं, लेकिन कैन लिखा है इसलिए सही है, फिलहाल गलत है।
हाँ सर ये चेन्नई वाले में भी क्यों लिखा है? अरे तो मे है तो क्योंकि मस्ट बी ट्रू कोलिजन है। के कारण। हाँ सर ठीक है ठीक है। समझ गया ना, हर इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बाहर निकल जाएगा, कोलिजन हाँ, होके लॉस हो गया कुछ तो। एनर्जी लॉस हो गया। हाँ समझ गया समझ गया। समझ गए? और सब आ बाउंड्री जाओ। इलेक्ट्रॉन्स इसलिए एब्सॉर्ब कर लेता है ना क्योंकि वो अपने एक्साइटेड स्टेट वगैरह में जा सकता है बिल्कुल एब्सॉर्ब करने के लिए। एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, फ्री के पास एनर्जी को खत्म करने का तरीका नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 देखो, मैं कल से परेशान हूँ, ये मुझसे पतला नहीं हो रहा है यार, ये इसका ये तब थिक आ रहा है। सर तो एज वाला यूज कर लो ना। नहीं वो है नहीं करना, वो मुझे मजा नहीं आता उसमें। अरे उसमें बार बार कंफ्यूजन होता है वो। चलो यही बच्चे बोल रहे थे कल भी कि एज वाला यूज कर लो। वो हो सकता है तुम ही हो। चलो हाँ देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ये वाला है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी Sin टाइप का omega होता है, ओमेगा प्लस हाँ, kx plus मान लिया, kx kx नहीं लिखा तो मान लिया ये x इक्वल टू 0 छाप जीरो हो दिया। जाएगा। तो स्टैंडर्ड तो ऐसा होना चाहिए। हाँ ऐसे। क्या हम इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा या 2 ओमेगा कह सकते हैं? नहीं 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 कह सकते। उससे पहले करना क्या पड़ेगा। करेंगे फिर हम? उसे साइन सी सर वो पहले cos ये ये भी बनाएंगे फॉर्मूला लगा देंगे। 3 ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं। यस सर। हाँ इस माइनस को चाहो तो अंदर पाई बना दो। बिल्कुल सर। तो अब ये दो वेव का सुपर इंपोजिशन है, Imposition। मतलब ये वेव दरअसल दो फ्रीक्वेंसी F1 और F2 से मिलके बनी है। हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन डिसाइड करेगा इनमें से, ये वाला या ये वाला? जो ज्यादा है। जो ज्यादा है, ज्यादा। कि इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3f है। हाँ तो यहाँ से अगर देखते तो HF माइनस फाइव आता, यहाँ H3F माइनस फाइव आता। जो ज्यादा है वो स्टॉपिंग है, क्योंकि रोकना हमें सबको है। चलो तो इस डिस्कशन से कंक्लूजन क्या मिला कि ओमेगा की वैल्यू जो ओमेगा इफेक्टिव आएगा वो 3 ओमेगा है। क्लियर? सही, थोड़ा फील नहीं आया सी का ये 3 ओमेगा होगा। बता चुका हूं यार पहले बहुत बार। हाँ इसका CD फॉर्मूले का उल्टा नहीं लगाओगे। इस समझ आ गया, वो आपने ज्यादा वाला अपन लेंगे। अरे ज्यादा वाला, एक फ्रीक्वेंसी 2 फोटोन गिर रहे हैं, एक 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, एक फोटोन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। हाँ वर्क फंक्शन था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो इसने कहा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 3 है, 3 इसने कहा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 6 है। हाँ तो किसको रोक दोगे तो दोनों रुक जाएंगे। वो 6 वाले को। बस आ गया समझ? अच्छा हाँ सही बात है। अगर तुमने 3 को रोका तो ये तो फिर भी करंट पैदा करेगा ना। हाँ सर हाँ सर। कॉमन सेंस है। हाँ सर। चलो बढ़िया। तो ये समझ में आ गया कि हमने 3 ओमेगा क्यों लिया। यस तो हाँ। ओमेगा इफेक्टिव इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी इफेक्टिव इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 10⁴। ये समझ में आया? हाँ हाँ सर सर मिल चल गया। गया। फ्रीक्वेंसी आ गया सर। इफेक्टिव 3 इंटू 10⁻14 सॉरी 14 हर्ट्ज, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। हाँ अब हमें हाँ। इसकी काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। तो HF/E, E समझ में आया क्यों किया? सर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इंटू 3 इंटू 10⁻14। E कितना है बच्चे का? 1.6 इंटू 10⁻90। 10 पे -90। कैलकुलेशन के लिए 6.6 को 20/3 मान सकते हैं। सर फ्रीक्वेंसी Yes. इफेक्टिव 6 नहीं होगी वो? 6 12400 आ जाएगा। हाँ हाँ 6 हाँ वो 6 होगी। सही कर 6। ठीक है, तो 20/3, तो ये कितना बना? 3 से 3 दो बार है ना, 3 से 2 बार 40/1.6 2.5 आ गया। 2.48 यस सर। आ गया 2.5। हाँ हाँ तो 2 तो हमारा फोटोन 2.5 का है। वर्क फंक्शन बच्चे का कितना है नहीं पता। चलो रिटार्डिंग इस Retarding इससे हमें potential पता दो चल गया cases बिल्कुल का दिया। HF की वैल्यू 2.5। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्वेश्चन में दे रखा है, पढ़ो ये लाइन। अगर 0.6 वोल्ट हाँ। लगा दिया तो रुक जाएगा। तो HF माइनस 5 इज इक्वल टू V स्टॉपिंग, तो 2.5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0.6, तो आंसर आ गया 1.9।
9 Yes, yes sir. हाँ सर हल्का सा लैग कर रहा है स्क्रीन। पता नहीं, वीडियो बंद करो अपने, और क्या कर सकते हैं। किसी ने खोला ही नहीं है वीडियो। हाँ तो पता नहीं क्यों लैग कर रहा है, भगवान जाने लैग कर रहा है। नहीं नो सर। नहीं सर, नहीं सर, सही ठीक आ है। रहा सर बढ़िया पढ़ा हुआ तो लिखा हुआ तो दिख रहा है ना। सही सही। हम्म सही। एक मिनट। एक मिनट, पावर मोड, बेस्ट परफॉर्मेंस, सब कुछ सही है इसमें तो। चलो हाँ, तो पहले का आंसर मिल गया, वर्क फंक्शन मिल गया। अब इन्होंने कहा है कि सेकंड वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.1 है, हाँ तो तो HF माइनस फाई की वैल्यू 1.1 है, फाई Yes, तो sir. सेम है, तो HF की वैल्यू 3 है, हाँ 20 से 1 अपन करके आ जाएगा। तो 12400 बाय 3, बाय 3। 3 4000 वाला आंसर है। सही बात। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं तो सर ठीक है, अब अगर पूछा होता फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली लैम्डा इन सेकंड केस, 150 बाय तो कितना आता? 150 बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाँ, और by सेकंड V. केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है? 1.1 वोल्ट। वोल्ट 1.1। हाँ, पक्का yes, समझ sir. गए? हाँ सर। सही। पूछा नहीं, लेकिन अगर पूछा होता तो इस क्वेश्चन में मुझे कॉन्सेप्ट ये दिखाना था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अच्छी बात है, फ्रीक्वेंसी सीधे मिल जाएगी। जैसे अगर ये लिखा होता 2 × 10⁻³ sin पाई × 10⁻15 t प्लस kx, ये लिखा होता तो इसी से ओमेगा मिल गया। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो पहले उसको सुपरपोजिशन में तोड़ो, और उनमें जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिसाइड करेगी। क्लियर? यस Yes, अगले पे आ sir. जाए। यस सर। चलो अगला, a light of wavelength of minimum intensity maximum emitted from a surface of temperature T1 is used to cause photoelectric emission from metallic surface। हाँ, तो क्वेश्चन समझ में आया? पहले अपन क्वेश्चन को दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं। एक एनर्जी का सोर्स है, टेम्परेचर T पे है, ये वेव फेंक रहा है, एक मेटेलिक सरफेस है, ये मेटेलिक सरफेस है, और सरफेस पे जाके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्लियर? तो इसके पास एनर्जी hc बाय लैम्डा है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 6, और ये वर्क फंक्शन का 3 गुना है, मतलब वर्क फंक्शन तो वर्क फंक्शन कितना हो गया? 2। 2 वोल्ट। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब अगली लाइन है, लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इमिटेड फ्रॉम सरफेस एट टेम्परेचर T2। अब हमने अगर इसका टेम्परेचर कर दिया 2T, तो अंतर क्या आएगा? hc बाय क्या चीज बदलेगी टेम्परेचर बदलने पे? इसकी एनर्जी टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या क्या रोल है लैम्डा से? कोई टेम्परेचर फॉर्मूला है बढ़ाएंगे। जो टेम्परेचर और लैम्डा को रिलेट करता हो? सर लाइंस डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही, आखिरकार एक आवाज आई। टेम्परेचर और लैम्डा में आपस में रिलेशन लैम्डा T इक्वल टू वीन्स कांस्टेंट, याद आया? यस सर। तो अगर हमने टेम्परेचर 2 किया तो ये लैम्डा हमारा लैम्डा बाय 2 हो गया। यहाँ पहले ये जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये फोटोन कितने का हो गया? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन वर्क फंक्शन तो अभी भी 2 ही का है, तो ये कितना आया? सर ये एक बार फिर से ये सर लैग हो रहा है। अरे यार, ये लैग की बड़ी समस्या है। क्यों लैग हो रहा है? एक बार आप मुझे तो ये समस्या, लैग क्यों हो रहा है? सर पता नहीं, अभी तो सही चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ इसका टेम्परेचर T है, अगर हमने इसका टेम्परेचर 2T कर दिया डिवाइस का, तो पहले ये वेवलेंथ लैम्डा दे रहा था, तो अब ये वेवलेंथ कितनी फेंकेगा? और इसमें किसकी बात चल रही है? मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी याद करो, लैम्डा mt इक्वल टू कांस्टेंट होता था। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी किसकी निकलती थी वीन्स कांस्टेंट में, वही वेव फेंकी है।
हाँ तो पहले मैक्सिमम इंटेंसिटी लैम्डा पे थी, तो अब लैम्डा बाय 2 है। तो यहाँ HF था, तो यहाँ यही चीज H2F हो जाएगी। तो वर्क फंक्शन तो दोनों जगह सेम है क्योंकि मेटल तो बदला नहीं। हाँ सर। तो अब ये पहले काइनेटिक एनर्जी K1 थी, अब काइनेटिक एनर्जी K2 है। K2 हो जाएगा। पहले ये 6 था, ये 2 था, अब ये 8 क्वेश्चन में गिवन 8 था, हो गया था, ये 16 है, 16 हो गया होगा। ये 2 है। समझ आ गया? सर ये जो कांस्टेंट है लैम्डा mt इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये 2.8 हमेशा 10⁻³ होगा ना हमेशा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी ना इसकी। नहीं मतलब पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल यही होता है, याद रखने की जरूरत नहीं टेम्परेचर है। बढ़ाने से एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए लैम्डा डिपेंड कर रहा है ना। नहीं, ये इंडिपेंडेंट चीजें थी। एनर्जी T⁴ पे थी, इंटेंसिटी। अगर इसी क्वेश्चन में करंट पूछा होता तो पहले करंट I आ रहा था, अब 16 I आएगा। ये कुछ समझ में आया? अगर पहले सैचुरेशन करंट I था तो अब सैचुरेशन करंट 16 I आएगा लगभग। समझ गए? टेम्परेचर की बार 4, यस सर। तो इंटेंसिटी टेम्परेचर पे पावर 4 ये अलग चीज है, और मैक्सिमम लैम्डा 1/T ये अलग चीज है, और दोनों इंडिपेंडेंट चीज है। वो एरिया है, एनर्जी और एनर्जी एरिया है। क्लियर? नहीं सर, मैं ये Yes, कह रहा sir. था कि सर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए लैम्डा कम है ना, ये कह रहा नहीं, नहीं लेना देना है। अगर ऐसा होता तो एनर्जी 16 गुनी लैम्डा 1/16 होता ना। था। हाँ सही है। इंडिपेंडेंट चीजें हैं, टेम्परेचर वो भले ही वो मैच कर रहा है कि एनर्जी बढ़ाने पे वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ सबकी कम थोड़ी ना हुई है। याद करो, एनर्जी टी पे फिगर ये था और 2T पे फिगर ऐसा है, यस ये। पर तो क्या एनर्जी सब और वेवलेंथ कम इंटेंसिटी हुई है? सेम थी। वेवलेंथ तो पहले भी 0 से इन्फिनिटी थी, अब भी 0 से इन्फिनिटी है। वो वेवलेंथ बदली है जिस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी और हाँ एनर्जी सर, लगभग समझ। सेम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इजेक्टेड। देखो, फोटो इलेक्ट्रॉन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर यूज की, वर्क फंक्शन 2.1 है। तो तुरंत जो ही ये देखा काइनेटिक एनर्जी तो हमने इससे निकाल लिया 12400 बाय 4000, 4000। 3.1। यस सर, इससे Yes, sir. 2.1 मान कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 0 से 1 आ गई। बना गई। हाँ सर। अब Yes, अगली sir. लाइन पे आ गए अपन। दे आर एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट से काइनेटिक एनर्जी 6 वोल्ट आ गई। 6 और यस सर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम पॉसिबल, तो ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम काइनेटिक maximum। एनर्जी। कोई दिक्कत तो नहीं? रेडियस का Radius फॉर्मूला पूछा क्या है। बनेगा? mv² mv by bq। क्यू। 2। हाँ अंडर रूट 2m के बाय bq। हाँ रेशो पूछा है, हाँ सर। सही है। आ गया? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। ये फर्स्ट हाफ हुआ। अब आते हैं सेकंड हाफ, बोर मॉडल। ठीक है। हाँ, बोर मॉडल में एक तो बेसिक फॉर्मूले याद रखो स्टैंडर्ड के आंसर। तो रेडियस 0.53, आगे n स्क्वायर बाय z। n² by z। आर्मस्ट्रांग। स्पीड Z by n. 2.1 into 10 to the power 6 z by n। 1 Z by n। मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी 13.6 13.6 minus 13.6 z square। पोटेंशियल एनर्जी minus 2 into 27.2 13.6 z 27.2 Z square by n square. z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। कुछ याद आया? Yes, sir. सर ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, ये काइनेटिक है, ये काइनेटिक है। और टोटल माइनस 13.6 Z square by n square by square. n z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. yes sir एंगुलर मोमेंटम mvr equal to m n by r equals to n upon 2 by डी ब्रॉगली लैम्डा h upon m। 13.6 equal to mv lambda h by lambda equal to h by p। 150 by d. ये कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ सर। हाँ सर, सर, को तो एनर्जी होता है कर दी इलेक्ट्रॉन। h upon mv. हाँ h by root 2 kme root 2 me
अरे डी ब्रॉगली लैम्डा ये नहीं वो आ क्या गया होता है? सीधे सीधे। हाँ हाँ नहीं सर, वो क्या होता है जब h/√2 एच सर, बाय H एम भी कर upon सकते हो ना, MV। एक ही बात है, हाँ सर। ये भी डी ब्रॉगली लैम्डा है। लेकिन बात। इसमें नहीं हम सर। बोर मॉडल लगा सकते हैं। बोर मॉडल में क्या था, 2 पाई हाँ, आर ये- इक्वल टू एन लैम्डा था, एन हाँ लैम्डा था सर। हाँ 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 एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। 2 पाई बाय 2 होता है। पाई हाँ सर, हो गया। बिल्कुल। सर तो यहाँ से एम वी की वैल्यू उठा के छापो इसमें, हाँ यस सर। हाँ वही बन गया। याद आ गया। हाँ 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 सर। ठीक है। यस तो सर। हमारे पास दो तरीके हैं डी ब्रॉगली लैम्डा, या तो 2 पाई आर बाय एन कर दो, है ना। तो आप सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हो कि 2 पाई इंटू 0.53 एन बाय जेड। समझ गए, जी हाँ। सर। क्लियर। हाँ सर। अब इसके अलावा जो आएंगे जैसे टाइम पीरियड या फिर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट, इनके रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट तो हम हालांकि निकाल भी सकते हैं। हाँ ये होता है। हाँ याद ये आया? तो हाँ Yes, क्यों sir. बोलते एल हैं? वेक्टर Q आई इंटू ओमेगा कर देंगे। ये एम आ गया, तो एम तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि μ0/4 पाई आई इंटू 2 पाई बाय आर, ये। और इसमें सर्कल के नहीं नहीं नहीं, कौन सा सर ये फॉर्मूले नहीं, मैग्नेटिक फील्ड और इसका नहीं, ये याद नहीं रखने, पिछले याद रखने, अच्छा अच्छा ये तो बस निकालते हुए आना चाहिए। और करंट को ई बाय टाइम पीरियड लिख सकते हैं, हाँ और टाइम पीरियड को हाँ, 2 पाई आर बाय वी लिख सकते हैं, हाँ फिर यस से सर। हाँ ठीक है। यस ये सर। जनरली डिपेंडेंसी आती है कि n इक्वल टू 2 पे इतना है तो n इक्वल टू 3 पे कितना आएगा, सीधा रेशो पूछा जाता है इनमें, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। हाँ, और अब अगला आया अपना कि डी ब्रॉगली, वो सॉरी वो क्या है, सीरीज है ना। तो पहली सीरीज थी लाइमन, बामर, पास्चन। जनरली क्वेश्चन ही पूछी जाएंगी। लाइमन समथिंग टू 1 है, यस सर। समथिंग टू 2 2, टू समथिंग टू 3 4 3 अरे सब में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे बस। बस इसमें फॉर्मूला भी बहुत ही सड़े क्वेश्चन आते हैं, तुम देख लेना। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होता है। मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि जिसके क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, बशर्ते कैलकुलेशन गंदा ना हो। कॉन्सेप्चुअली तो बहुत आसान होता है। ऐसे एक बार पेपर में ये भी आ गया था कि वेलोसिटी का सीधे फॉर्मूला पूछ लिया था। हाँ, वो सीधे रेशो ही पूछ लेते हैं कि रेडियस r इक्वल टू n इक्वल टू 1 पे इतनी है तो n इक्वल टू 2 पे कितनी हो, हाँ ठीक है। हाँ, तो लाइमन, बामर, पास्चन ये सब है। तो Yes, इसमें sir. सीरीज लिमिट दो टर्म आएंगे, हाँ, सीरीज इसमें लिमिट visible और और- फर्स्ट मेंबर निकाल लोगे। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। इसमें ऑल अल्ट्रावायलेट थी हाँ हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, सबके लिए मत सोचना। इसमें 4 इसमें विजिबल। 4 विजिबल पहले की स्टार्टिंग की 4 visible। विजिबल थी। सॉरी 4 2 से विजिबल, 4 2 से स्टार्टिंग की 4 अल्ट्रा बाकी इंफ्रा। बाकी अल्ट्रावायलेट यूवी बाकी यूवी यूवी थी इसमें। सर UV अल्ट्रावायलेट। यूवी सोचो, इसमें एनर्जी निकाल के देख लो ना कि 3.4 इसमें जो एनर्जी आएगी लाइमन में क्या आएगी, 13.6 से लेके 3.4। हाँ 10.2 इसकी आएगी 10.2, 3.4 लिखा मैंने, 10.2 10.2। इसकी एनर्जी कहां से कहां तक आएगी, तो मैक्सिमम ही 3.4 जाएगी। 3.4 3.4 से जाती है। ये यस सर। यस सर। और ये तो इनमें सभी अल्ट्रावायलेट है ना। 1.51 से 3 ये विजिबल है, ये विजिबल है। सर और Yes, 3 से 3.4 ये तो एनर्जी ज्यादा हो गई। हाँ याद करो, Right. 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही विजिबल होती है, यस सर। तो ये अल्ट्रावायलेट हो गई। हाँ, यहाँ सभी इंफ्रारेड है, यहाँ से यहाँ इंफ्रा उसके बाद फार इंफ्रा। ठीक है। उस पे फार इंफ्रारेड। हाँ, फिर फार इंफ्रारेड लगाते रहना सब। क्लियर, याद है सब। हाँ जी सर। यस सर। अब इसमें क्या था, सीरीज लिमिट बता चुका हूं मैं। हाँ, कोलियन। अब N2 से N1 जाने के तरीके समझ गया। तो मैक्सिमम पॉसिबल या डिफरेंट
टाइप ऑफ लैम्डा कितने निकलेंगे? क्या था आंसर N2 इसका? C N2 minus N2 minus N2 N1. C. n2 minus n1 plus 1 Plus plus 1 1 C2. C2. 1 C2 या समझ लो कि जैसे n2 की वैल्यू होती 5, n1 की वैल्यू होती 2, तो 3 4 5 लिखा है, तो 4 लाइन में से कोई 2 चुननी है। यस सर 4 लाइन में से 2 4 चुनोगे तो C2 एक सीरीज मिल जाएगी। यस सर अरे 1C2 कैसे हो गया सर? N R से अरे बड़ा होता है ना? वही तो बता रहा हूँ। तो देखो 4 लाइन है 2 से 5 में है, यस Yes, sir. है n equal to 3, n equal to 4, n n equal to equal to 5। 4 n equal to तो 5 इनका डिफरेंस 3 है लेकिन लाइन 4 है। हाँ Yes, तो sir. को चूज कर तो n2 minus n1 plus 1 plus 1 C2 हाँ सर आ गया आ गया। यस सर ये डिफरेंट टाइप ऑफ लैम्डा, जनरली यही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे से। अरे 1C2 नहीं आया। अभी तो बताया। अरे उनमें से कोई भी कोई दो भी 2 उठा लाइन ले। चुनो, उसके बीच में एक लैम्डा बन जाएगा। कोई 2 लाइन चुन लो। हर 2 लाइन लाइन के- के लिए जैसे ये चुना ये लैम्डा बन गया, ये चुना हाँ। ये लैम्डा, ये चुना ये लाइन लैम्डा। गिन लेते नहीं हैं आ रहा सीधा समझ? डायरेक्ट। सैंपल ऑफ एटम के लिए है ना सर ये तो? हाँ सीधे NC2 सैंपल ऑफ होगा। एटम्स के लिए ही। जितने नंबर ऑफ लाइंस हैं। मेंस में सैंपल ऑफ एटम्स ही आएगा, टेंशन मत लो, है ना? ये सैंपल ऑफ एटम्स के लिए ही। चलो अब अपन इसके बाद क्या करना था? इसमें वेवलेंथ के कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से कर ही लोगे। यस और सर वेव जनरली फॉर्मूला सीधे सीधे हम ये 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, सॉरी 1/n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर नहीं एंगस्ट्रॉन में आंसर आ जाएगा। आ जाओ बोर मॉडल पे। हाँ इसमें वो वैल्यूज कुछ याद रखिएगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि याद 9, रखोगे तो 1, आपको ही आसानी 1.5 होगी। 13.6 3.4 1.5 5.8 3.4 1.8 1.5 1 0.85 नहीं 0.85 0.8 1.5 है सर पहले यहाँ पे। 1.55 1.55 अब सही 1.5 फिर उसके बाद 0.8। 0.85 ये 2.85 10.2 डिफरेंस था, 12.1 1.9. ये ये 12.1 12.1 था हाँ 1 point ये कितना है 1.9। 1.9. नहीं ठीक है, वो 2.55 ये 2.55 क्योंकि ये विजिबल में आ जाएगा। हाँ अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम ऑफ Z इज इन एक्साइटेड स्टेट क्वांटम नंबर 2n, इट कैन एमिट अ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन। ये तो पहले लिखा है हाइड्रोजन एटम और मैक्सिमम एनर्जी मतलब कहां से? 2n से 1 1। कोई दिक्कत तो नहीं? तो फॉर्मूला बना 13.6 z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 204। अच्छा इससे एटॉमिक नंबर निकला है ना? इससे अपना एटॉमिक नंबर निकल आया 1 - 1/4n स्क्वायर 204 बाय 13.6। यस सर ठीक है, अरे कट रहा होगा, 4 से पहले काट के देख लो ना, 4 से 3.4 बार इमेजिनरी तो नहीं आएगा ना? 15 के अप्रोक्सीमेट 5.1 15 हाँ 51। 51 हो जाएगा 17 से देखो, 17 का 3 गुना 0.2, ये तो 15 आया। ये तो हाँ सर 15। तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि 15 के लिए अब अपन को इंटीजर के लिए चेक करना है, क्योंकि और तो कुछ उन्होंने दिया नहीं, एक और दिया है। वैसे एक इक्वेशन ये हो गई, हाँ एक और दिया, एक और है इफ इट मेक्स अ ट्रांजिशन टू n, तो 1/n स्क्वायर माइनस 1/2n का होल स्क्वायर 13.6 z स्क्वायर इक्वल टू 40.8। ये 3 से हो गया। तो वैसे हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते तो भी अपना आंसर आ जाता, क्योंकि दूसरी अपन ने इक्वेशन देखी नहीं थी। 204। सर ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आ सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एटॉमिक स्ट्रक्चर इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, अच्छे से तो कट 4n जाएगा स्क्वायर माइनस 1 5 हो जाएगा अपॉन, सही है ना? यस हाँ अपॉन 3n अपॉन 4n का 3n स्क्वायर। सर 4 अपॉन यहाँ पे 4 माइनस 4n के बाद 4 - 1 होगा ना? हाँ सर क्या? 4 माइनस 1 यानी सर दोनों जगह ये n स्क्वायर 4n क्या? सर ऊपर वाले में। मैं तो नीचे वाले का लिखा न्यूमरेटर में, अच्छा ओके। और ऊपर ये कितना आया? ऊपर आया 1/2।
ऊपर 3 आएगा। नहीं सर 3 हाँ बाय ऊपर सही ठीक लिखा है। था आपने आपने हाँ सर ऊपर सही 3 लिखा आएगा। था। हाँ सही था। सही है। यस और सर। इसकी वैल्यू 40.8 अपॉन 200। 5 हो जाएगा 1.5। ठीक है, ये तो 5 गुना लिखा है। हाँ हाँ सर 1/5, तो 4n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3/5। 5 अच्छा क्यों नहीं बन रहा है? उल्टा नहीं सर लिखा आपने गलत आएगा। करा क्योंकि सर आपने ना उल्टा, 2 उल्टा नीचे लिख लिखा। दिया, रेश उल्टा लिख दिया। हाँ हाँ वो 5 है। तो 4n स्क्वायर की वैल्यू 16, n की वैल्यू तो 2, n की वैल्यू तो हाँ n की वैल्यू 2, तो z की वैल्यू अपनी कितनी आई? तो n की वैल्यू 2। अब वो अपन को उससे देखना पड़ेगा अपना Equation कितना आया था वो। बना 1 माइनस 1/4n स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई थी 15 नहीं नहीं नहीं, ये 13.6 वाले से निकाला था ना, 204/13.6 अच्छा ये ये आया था ना। z स्क्वायर हाँ हाँ और ये कितना बन गया था अपना? 15 15 15 15 15 15 इसकी भी बन 4 आ गया, गई 15 बना 4 था। आ गई। यस हाँ, सर। z की वैल्यू आ गई सर 4 आ गई। 4 4 4 4 उस साइड 15 4 आ बन गई जाएगा। सही है। हाँ 4 हाँ। चलो तो z की वैल्यू कितनी आई? 4। 4 z स्क्वायर 4 आया, Z 4 है। Z 4 Z स्क्वायर 16 है। तो 2n की वैल्यू आ गई 4। ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो 13.6 आती थी, लेकिन अब 16 गुना आएगी। z बिल्कुल स्क्वायर सर। लाइन आएगा ना। हाँ क्या कोई दिक्कत है? अरे नहीं आगरा सॉरी दिक्कत नहीं आगरा है। हाँ। मिनिमम एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। मिनिमम एनर्जी, ओके, मिनिमम एनर्जी आएगी जब 4 से 3 नीचे जाएगा, जस्ट नीचे 4 पहुंच से 3 ले जाएंगे। है ना। ये आंसर आ गया अगले का। ठीक ठीक है, है Yes, sir. एक नीचे काट देंगे डी एक्साइटेशन में। हाँ मिनिमम लिखा ना, मिनिमम इनिशियली just एक नीचे। इनिशियली 4 पे था, हाँ तो 4 से डी उसके एक्साइट बाद करना है, तो 4 से de-excite 3 पे तो मिनिमम आएगी। तो अगर ये बोले मिनिमम नहीं होता तो क्या करते? तो कुछ minimum बताते नहीं- किस पे आना है, अच्छा बिना बताए ऐसे ही पूछ लेंगे क्या? चलो हो गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है वैसे। nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, चूज द करेक्ट assumption। ठीक है, बताओ क्या क्या आंसर हो सकते हैं। स्टैंडर्ड है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? सर सही बात है ये वाला n क्यूब बाय z। टाइम E by 2 pi r, सही है सही है क्योंकि सही है टाइम पहला n क्यूब बाय z स्क्वायर होता है तो फ्रीक्वेंसी 1 बाय n Z by क्यूब हो n 2 pi जाएगी। r n स्क्वायर स्क्वायर बाय बाय z, Z हाँ हाँ। n क्यूब z स्क्वायर पर बाय n क्यूब आ जाएगा। n क्यूब सही बात है। सही है। मेरा तो 1 बाय n क्यूब आया ना, इनवर्सली इनवर्सली लिखा है ना। इनवर्सली लिखा है। मॉडुलस ऑफ पोटेंशियल सही एनर्जी है। इन एन सही है। ऑर्बिट इज सही है, काइनेटिक। सही बात है। Magnetic induction at the nucleus produced due to magnetic is proportional to n by 5 mu 0 upon 4 pi I into 2 pi by r। ये बनता हाँ हाँ I आता चार्ज बाय टाइम पीरियड, हाँ और टाइम पीरियड n क्यूब पे डिपेंड कर रहा 1 बाय था। n अपॉन एन क्यूब क्यूब ये n स्क्वायर n स्क्वायर पे डिपेंड करता n की पावर 5 1 बाय n की पावर 5। मैग्नेटिक मोमेंट, लास्ट तो हेंस प्रूव्ड है। सर मैग्नेटिक Yes, मोमेंट चेन्नई वाला प्रोपोर्शनल हाँ एनएच अपॉन 2 पे आता है बाय गलत होगा चेन्नई सर वाला। चेन्नई में प्रोपोर्शनल इनवर्सली आपका इनवर्सली आएगा। इनवर्सली आया, इनवर्सली आया, सॉरी इनवर्सली आया। मैग्नेटिक मोमेंट हाँ ये तो हो Yes, सही गया है। मैग्नेटिक मोमेंट तो NH बाय 2 पाई है। 2 सही बात है। 11th क्वेश्चन, एक हाइपोथेटिकल है जिसमें ट्रांजिशन लैम्डा दे रखा है, देन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये है ना। तो या तो तरीका यही था कि P से 1 का दे रखा है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 से इंफिनिटी निकाल लो, और 12400 बाय लैम्डा यही आयोनाइजेशन एनर्जी है। सोच पाए? यस सर बिल्कुल सर कि 1 से ये लैम्डा दिया है P से n का, तो P की वैल्यू P से 1 का, ठीक है, तो P की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दें, लैम्डा 1500 एंगस्ट्रॉन आएगा। हाँ एंगस्ट्रॉन है, एंगस्ट्रॉन, तो एंगस्ट्रॉम में होगा वैसे। तो 1500 एंगस्ट्रॉन इसको 1 से इंफिनिटी पे नॉकआउट कर सकता है, यही आयोनाइजेशन एनर्जी है। हाँ सर 1 से इंफिनिटी, ठीक है। और सीधे 1500 से डिवाइड करो, और 1500 से डिवाइड करने के लिए 3000 बाय 2 कर देना। 8 के आसपास हो जाएगा ना सर। 3000 बाय 2 कर देना,
8 के हाँ आसपास आएगा। 8 के आसपास। चलिए 15 into 8 120। ठीक, Yes, sir. हाँ कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। नो सर नहीं सर। सर जल गया। अगला, when we write expression for energy of electron in nth orbit of helium, हाँ ये इस कॉन्सेप्ट पे है, याद आ गया। ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी मर्जी हम बदल सकते हैं, Yes, sir. लेकिन ये अच्छी बात है कि जीरो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी ही है, हाँ, मतलब हाँ, ये अभी भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमेशा ही होता है। yes, sir. कुछ बदलने की जरूरत नहीं। आया समझ में? यस सर फॉर्मूले वही रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। n equals to 1 पे सर नीचे उन्होंने अलग लिख दिया, वन नीचे बदल वन को दिया। स्टैंडर्ड मान लिया 0। अरे तो उन्होंने बताया है कि व्हेन वी राइट, ओके बताया है, ओके, बट द पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ये अगली लाइन ही नहीं पड़ी, पूरा पढ़ना चाहिए, इस कहानी से शिक्षा मिली है। If we take total energy at n equal to 1 orbit as 0, इसका मतलब n equal to 1 पे टोटल एनर्जी 0 मानी है, इसका मतलब हमने काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 13.6 थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी -27.2। हाँ 13.6 into 4 होगी ना इंटू 4 होगा सर। क्यों? क्योंकि Helium है। हीलियम है। हीलियम की बात कर रहे हीलियम हैं। है सर हाँ ठीक है, इंटू 4 है ना, और हमने माना है टोटल 0 है, इसका मतलब हमने पोटेंशियल एनर्जी को -13.6 इंटू 4 मान लिया है। Yes, sir. हाँ ये कम कर दिया। क्लियर? हाँ हाँ सही बात है। इसका मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक हमारे बराबर मैग्नीट्यूड में आ चुके हैं, हाँ हाँ, sir. और यहाँ बराबर आ गए तो वो हर जगह ही बराबर आएंगे क्या? सर आपने कैसे दिया काइनेटिक चेंज नहीं होगी, पोटेंशियल क्यों चेंज हुई? अरे इस केस में, इस केस, अरे काइनेटिक कैसे चेंज हो जाएगी? पोटेंशियली तो काइनेटिक वहाँ यही है पे ना। वही लिखा है। ये देखो, ये जो आंसर है Z/n, ये हमेशा ट्रू है, सच्चाई है, इसको रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं हाँ है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी सेम तो रहेगी। काइनेटिक एनर्जी को लेना देना नहीं है। तो देखो बिल्कुल सर। काइनेटिक एनर्जी तो हमारी अभी भी 13.6 Z²/n², n स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी -27.2 Z²/n² प्लस 13.6 इंटू z स्क्वायर n स्क्वायर। इंटू Z²/1²। ये समझ में आया? 1², यस सर यस सर। क्योंकि Reference सब में ले, बराबर हाँ। जुड़ा, सब में इतना जुड़ा, सोचो, हाँ हाँ। यस सर। क्योंकि सिर्फ वो n ये इक्वल टू 1 पहली के वाली लिए 0 कंडीशन को भी करना है, हर जगह satisfy 0 कर मत देगा। कर देना। Yes, sir. हाँ। ठीक है। अच्छा हाँ तो n इक्वल टू 1 पे काइनेटिक एनर्जी समझो 13.6 थी, पोटेंशियल एनर्जी 27.2, 4 गुना माइनस का 13 इंटू 4 है, इसका मतलब हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -13.6 इंटू 4 करी, मतलब हमने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, और कितनी बढ़ा दी हमने? 13.6 इंटू 4 पोटेंशियल बढ़ा दी, हाँ तो ये तो हर सबकी जगह बढ़ेगी। पोटेंशियल इतनी ही बढ़ेगी, हाँ सबकी हाँ तो इंटू 4 ये बढ़ेगी, Yes, तो sir. z की वैल्यू इंटू 4 बाय काइनेटिक एनर्जी ये है, और पोटेंशियल एनर्जी इंटू 4 बाय n² है। n स्क्वायर इसका मतलब टोटल एनर्जी भी ठीक उतनी ही बढ़ जाएगी, हाँ सर। यस सर माइनस का 13.6 4 by n square plus 13.6 into 4। क्लियर? यस सर। यस सर तो सही बात। डिफरेंस में तो अंतर आएगा नहीं, एनर्जी का डिफरेंस सेम रहेगा, वेवलेंथ सेम रहेगा, तो इसका आंसर पहले जो आ रहा था वही आएगा, इसका जो हाँ, हाँ। आंसर पहले आ रहा था वही आएगा, सिर्फ इन दो के आंसर बदलेंगे। सोचो पहले, Yes, sir. टोटल समझ में आ एनर्जी गया। चेंज हो जाएगी। हाँ। इसमें difference आ जाता है ना? हाँ हाँ मतलब तो आप जो पोटेंशियल एनर्जी एक जगह चेंज किए हैं वही हर जगह चेंज होगी, वही टोटल चेंज होगी, और हमने कितनी बढ़ा दी ये? हाँ। तो 50 टू 54.4 बढ़ा दी हमने, हाँ इंक्रीज कर दी, तो टोटल एनर्जी भी उतनी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ तो n इक्वल टू 2 पे टोटल एनर्जी 3.4 का 4 गुना होता, 13.6 होती, लेकिन हमने कितनी बढ़ा दी? 54. ये बढ़ा दी, तो टोटल एनर्जी ये बची, 40 समझ गए? 40 के आसपास Q। 40.8 तो बस सर, कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि difference- पोटेंशियल एनर्जी देख लो आपने कितनी चेंज करी, जो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी है वही डेल्टा टोटल एनर्जी होगा, चेंज जो आएगा चेंज इन, है ना? ठीक
तो पहले का आंसर ये क्या? करता है दूसरे का पी तो चेंज है वही रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा बस। मतलब टोटल एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करेगी, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा तो वैसे आंसर हमारा होता ये, टोटल एनर्जी का ये आता 13.6, ये आता ग्राउंड स्टेट में 13.6 का 4 गुना, है ना 54.4। यस सर। एनर्जी रिक्वायर्ड 1 से 2 में 10.2 का 4 गुना, समझ गए 40.8। हाँ सर समझ। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन n इक्वल टू 1, ये आता 27.2 का 4 गुना। ये आते आंसर, लेकिन आएंगे क्या? पहले का आंसर आएगा 13.6 में जो हमने बढ़ाया था वो जोड़ दो। 13.6 into 4, 54.2 कितना? 54.4। 54.4 इसका आंसर जो आया था वही सेम है। आएगा। सेम ही हाँ। आएगा सर। इसका जो आंसर Same आया ही था वो आएगा। वही है। इसका जो आंसर आया था वो बदल जाएगा। हाँ Yes, sir. पहले आया था हो जाएगा। 27.2 into 4, बढ़ कितना गया? 54.4 1.4 ये तो वैसे ही जीरो, ये तो वैसे ही वो आ जाएगा ना जो काइनेटिक एनर्जी का आंसर है। ठीक है, तो ये वाला मैच करेगा कि नहीं किसी से? लास्ट वाला लास्ट वाला 70.3 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 108 मेरा के तो नहीं किया। आसपास नेगेटिव ऑफ पूछा आ है, जाएगा ना? इसका T होल आएगा। नेगेटिव, इसका होल नेगेटिव आता टी आ है, जाएगा। टी आ गया। हाँ चलो तो फाइनल आंसर कर लें। सर डी का पह- सर टी नहीं आएगा ना? पहले का आंसर आया, पहले का आंसर आया कॉम्बी क्यू, क्यू P क्यों? R आर। आर दूसरे का S आयोनाइजेशन एनर्जी पी, S P और पी एस और पी पी और एस। इसका आंसर Q और S इसका SP एनर्जी रिक्वायर्ड 1 से 2 में क्यू और Q S। S हाँ क्यू और एस। टोटल एनर्जी पहले का कितना आया था? क्यू आया था क्या? यस सर 40.8 है। हाँ, और लास्ट वाले का T आर और और R टी। टी और आर और टी। P आएगा, R आएगा। ठीक है, यस सर। सर सर हाँ। टी क्यों होगा लास्ट वाले का? माइनस का 27.2 into 4 था। पी आ रहा था, एक आ रहा minus था हो ना? रहा है। 4 था ना? इंटू 4 हाँ। था, P आना चाहिए सर। तो 108.8 है प्लस बस कितना था? 1.4 54.4। तो सर पी इसका नहीं हो होल जाएगा। नेगेटिव। इसका नेगेटिव हाँ, टी नहीं आ रहा है। हाँ सही है, सॉल्व करने पी पर होगा कहाँ यार, 70 पी हो बनाया? टी जाएगा। आ रहा है P आ सर। पी आ जाएगा। रहा है। पी आ रहा है ना? हाँ 108 सही कर, ठीक है। पी आर हो जाएगा। कैलकुलेशन मतलब ये कॉन्सेप्ट था। अगले क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है हाइपोथेटिकल बोर मॉडल। अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स मानते हैं वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स मानते हैं। ये mv स्क्वायर आर है एक इक्वेशन, और एक mvr nh बाय 2 पाई। 2 पाई। हाँ तो हाइपोथेटिकल बोर मॉडल में क्या करते हैं, ये वाली चीज बदल देते हैं, ये वाली चीज बदल दी। तो जैसे मान लीजिए एनर्जी हमने या फोर्स अट्रैक्टिव ले लिया, फोर्स अट्रैक्टिव आया K बाय आर, माइनस का D by DR हो जाएगा। ये फोर्स है। तो इससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो क्या आया एनर्जी इंटीग्रेशन 3K बाय आर पे 4, नहीं 3 नीचे, सर डेरिवेटिव नीचे आएगा। एनर्जी इंटीग्रेशन होगा ना? आया समझ में? डीएफ बाय डी होता है ना। एक माइनस हो। एक नेगेटिव माइनस एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, ये एनर्जी आती है। हाँ 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 तो सही है। K बाय आर क्यूब डॉट डी आर सही। इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये नेगेटिव हाँ। आएगी क्योंकि दो नेगेटिव आएंगे, अट्रैक्शन की वजह हाँ, से तो भी नेगेटिव कट आएगी। जाएगा। तो ये तो हमने फॉर्मूले से एक दिया होगा, दूसरा निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं। हाँ सर। ये इंटर कन्वर्टिबल है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो ये हमारा आ गया पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है mvr इक्वल टू nh बाय NH 2 by पाई। 2 pi। तो यहाँ से और इसी से हम लिखें mv स्क्वायर बाय r K बाय सर ये r सर ये इंटीग्रेशन सही किया हाँ। हमने। ये नीचे K 4 by नहीं R आएगा? हो रहेगा। हाँ पावर कितनी थी? 3 थी, 4 कर हाँ लो, तो घर की बात है यार। आर स्क्वायर हो जाएगा। ये सही इंटीग्रेशन सही ये करा दोनों ही सही। उल्टे लिख दिए मैंने। हाँ हाँ हाँ
हाँ आर स्क्वायर होगा। हाँ, अब ओ सर माइनस अब खुश हो गए, मजा आ गया। वो सर 2 हो जाएगा yes, ना, sir. वो तो जाएगा। 4 की जगह 2 अब हो वो जाएगा। टू हो कहाँ पे जाएगा। टू हो हो जाएगा? जाएगा। जगह टू हो क्या है जाएगा। ये? हाँ अरे वो कंफ्यूजन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का दोनों मिक्स हो हाँ जाएगा। सर। चलो, हाँ, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक ये है। तो यहाँ Solve से कर दो। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर आर लिख स्क्वायर सकते हैं, और यहाँ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो सर वेलोसिटी डायरेक्टली v को प्रोपोर्शनल 1 1 r होगी ना, क्योंकि वेलोसिटी पे भी r है स्क्वायर क्या? है। हाँ वेलोसिटी सर, पे भी स्क्वायर हाँ आर होगी। वेलोसिटी अरे वो वहाँ पे सर, डायरेक्टली यहाँ पे क्या हुआ ना, आपने k/2r² लिखना है ना, अब नीचे वाली क्वेश्चन। अच्छा नहीं, सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं। सही है, सही है। फोर्स ही तो लिखना है। हाँ सही है सर। समझ गया ना? तो वेलोसिटी की डिपेंडेंसी ये आ गई रेडियस पे, बाकी सब जो निकालना होगा हम निकाल लेंगे, ठीक है। यस सर। तो इसी तरह का क्वेश्चन ये है, बस यहाँ क्या है, मतलब समझ गए, दो इक्वेशन mv²/r वाली और एक mvr = nh/2 ये हाँ। फोर्स, ये दो इक्वेशन से एलिमिनेट करके आंसर निकालना। हम्म। अब इसमें क्या किया है कि एन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला कोई चाहिए। यस तो सर। सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला कौन मिल गया अपन को? मैग्नेटिक। तो ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा। यस सर। एक इक्वेशन mv²/r हाँ। है ना, दूसरी इक्वेशन mvr = nh/2 2 पाई। तो यहां से वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r। हाँ। आ गया। यस सर। इसमें छापें तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n लिख सकते हैं। तो रेडियस √n पे डिपेंड करेगी, सारा को दिखाई नहीं दे रहा। और एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए तो इनसे मिल ही जाएगी, हाँ सॉल्व कर लेंगे। है ना, क्योंकि √n पे तो 3 में डिपेंड कर रही है ना, इसमें भी डिपेंड कर रही है, इसमें भी डिपेंड कर रही है, इसमें भी क्यों डिपेंड कर रही है। हाँ, चार्ज की डिपेंडेंसी जरूर हम इनसे निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशन में को सॉल्व करके, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट तो हाफ mv² आएगा, बस हमें v की वैल्यू चाहिए, nth ऑर्बिट। और v की वैल्यू नहीं आएगा कहाँ रेडियस वन, कहाँ रेडियस √n कैसे बोला? रेडियस n के डिपेंडेंट करेगी। वेलोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n आएगी सर। नहीं सही तो है। अच्छा नहीं सर, सही है। ठीक है क्या कर रहे हो रे? सही है, सही है। ठीक है, मैंने सिर्फ डिपेंडेंसी निकाली थी, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन निकालना था, आंसर सही है सर। तो एक्सप्रेशन निकालना था, तो एक में से रेडियस उठाओ, दूसरे में छाप दो। जैसे स्पीड निकालनी है तो b, यहां से एक v से एक v कटा, तो यहां से स्पीड की वैल्यू, रेडियस पूछिए ना, तो स्पीड की वैल्यू रेडियस के टर्म में उठा के यहां से छाप दो। तो BER = mv, और v की वैल्यू nh/2 पाई mr। तो r की वैल्यू आ गई यस सर। √2 nh/2 पाई BE BE। आ गया रेडियस। बॉम्बे। यस सर। सर एक डाउट है। हाँ। सही, जो mvr = nh/2 है ना, इससे तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना r के, और ऊपर से डायरेक्टली आ रही है। अरे तो n भी तो है ना, इसीलिए तो हम तीन एलिमिनेट कर वेरिएबल है रहे हैं। n वेरिएबल है। अच्छा ठीक है है ना, तो हमने यहां से v की वैल्यू उठाई, दूसरे में छाप दी, या r की वैल्यू उठाई, दूसरे में छाप दी। आ गया समझ में? और r की वैल्यू उठा के छाप देते ऊपर, तो अपना दूसरा आंसर आ जाता। v की वैल्यू है। जी सर। क्लियर? हाँ सर। हो गया? आ गया समझ में? यस सर। उसी से काइनेटिक एनर्जी मिल गई, हाफ mv²। हाँ, इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी तो हमने निकाल ली हाफ mv², और v की वैल्यू यहां से उठा के छाप लो। आ गया समझ में? हाँ। v की वैल्यू इन दो इक्वेशन से उठा के, अब की बार रेडियस r की वैल्यू उठा के छाप दो, तो BE = mv, और r की वैल्यू कितनी आएगी? nh/2 पाई mv। mv।
सही है। यस सर। तो ये mv² की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, तो यहां से इन सब की वैल्यू mv, तो BENH/2πn, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी है। अब इसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, समझ में आ रहा है? किसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी बताओ सर। ये ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे आपने फोर्स लिखा था ऊपर वाले के लिए BeV है ना, तो हाँ। पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर du/dr कर दो वेलोसिटी, और उसका वेलोसिटी को उसके रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसे कैसे करोगे? फोर्स तो आर का फंक्शन ही नहीं है ना। हाँ सही है। मतलब मैं तो ये फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, यहाँ एनर्जी हाँ, कौन सी मैं होगी अगर समझा। चार्ज -2 टाइम्स हो जाएगी। तो 2 टाइम्स हो जाएगी माइनस -2 टाइम्स। ये सुनो रटना मत, ये वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए निकला था -2 टाइम्स, वो सिर्फ तभी निकला था जब फोर्स 1/r² है और पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 मानी है, तभी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये 1:2 निकलते हैं, हमेशा नहीं। रट मत मारना। इवन पहले जो r³ वाला एग्जांपल उसमें भी नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है आंसर। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बताओ, एक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो उसके पास एक मैग्नेटिक एनर्जी कोई सी हो सकती है, बता सकते हो कौन सी? रोटेटिंग चार्ज मतलब करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? m.r। आया? यस सर। अच्छा हाँ सर। ओके सर, चल गया। नेक्स्ट चलो, थर्ड आया एक्सरेज। हाँ, अब बात इसमें ये उठी कि एक पार्ट और है छोटा सा, एटॉमिक कोलिजन, है ना। उस पर से क्वेश्चन अभी आएंगे नहीं, ये मैं एडवांस में बाद में रिवीजन करवाऊंगा। इस पर से मैंने क्वेश्चन कोई देखे नहीं है ऐसे, ठीक है। हैं तो सीधे मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जा रहे हैं आंसर, वो नहीं आ रहे हैं कि नॉकआउट कब करेगा, ये सब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे। ज्यादा से ज्यादा मैंने जो क्वेश्चन देखा है अभी तक के पूरे इसके मेंस के इतिहास में, वो ये है H एक्साइटेड स्टेट में है, अब इसने एक फोटोन फेंका, खुद रिकॉइल किया, तो रिकॉइल स्पीड पूछिए। हाँ। समझ गए? यस सर। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, mv = h, इसका मोमेंटम कितना है, h/λ। आ गया समझ? यस सर। और लैम्डा निकाल लोगे तुम एक्साइटेड से, और लैम्डा अगर नहीं निकाल पा रहे तो और आसान है, mv = hc/λ, c दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो। हाँ वो एनर्जी। अब तो ये एनर्जी बन गई। तो मान लो ये 2 से 1 गिर रहा है तो हमें एनर्जी डायरेक्ट मिल जाएगी, जैसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये cmv सब कुछ पता है, स्पीड मिल जाएगी। हाँ यस सर। ज्यादा से ज्यादा मैंने यही क्वेश्चन देखा जहां सीधे सीधे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, ठीक है। आया भी था पिछली बार। तो इसको किस ऑर्डर की आती है वैसे स्पीड, एच एटम जब रिकॉइल करता है? किसी को याद है? मैंने क्लास में कैलकुलेशन किया, फ्यू मीटर्स की आती है। बिल्कुल सही, फ्यू मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की आती है, ठीक है। चलो अब एक्सरेज ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है मेंस के, और क्वेश्चन भी नहीं आते मेंस में। सिर्फ एक्सरे का एक ही क्वेश्चन आता है, कट ऑफ, लैम्डा कट ऑफ क्या होता है? 12,400 बस, है ना। यस सर। स्टिल अब लगे हाथ रिवाइज हो जाए, है ना। तो एक्सरेज का कॉज, तो एक्सरेज में सबसे पहले कॉज क्या है कि कैसे पैदा करते हैं? तो ये है रिटार्डेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बाय हैवी मेटल, हैवी न्यूक्लियस। आ गया समझ? इसीलिए इससे पता चलता है कि हमें Z की वैल्यू हाई लेनी पड़ेगी, और मेल्टिंग पॉइंट भी हम काफी हाई लेते हैं, हाई लेते हैं क्योंकि वो पिघल ना जाए। यस सर।
तो बेसिक ही इसका कॉज ये है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। तो बैटरी हम ऐसी लगाएंगे उल्टी लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन इस तरफ से पैदा होंगे, मेटल हाँ। प्लेट पे गिरेंगे यस सर। और ये इसकी स्पीड बढ़ाएगा। तो यहां से जो पैदा होते हैं वो थर्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर होती है। बराबर होती है। तो इनकी पूरी काइनेटिक एनर्जी जो आएगी इधर आएगी, यस सर। भी एक्सेलरेटिंग। नीचे वाले बैटरी और अगर ये सिंगल इंस्टॉलमेंट में लूज कर गए तो आंसर सीधे 12400 बाय वी एक्सीलरेटिंग आएगा। वी एक्सीटिंग है। हाँ। लेकिन इसके हाँ। चांसेस काफी कम होते हैं कि सिंगल इंस्टॉलमेंट में एनर्जी लूज कर सर जाए, रिटार्डेशन, ठीक है। सर तो ये रिटार्डेशन जो की वजह ये है ना कि अपन ने टर्मिनल बदल दिए। हाँ नहीं, इसने तो एक्सीलरेट ही कराया है, यहां तक एक्सीलरेशन है, रिटार्डेशन इसके अंदर है, कोलिजन इसके अंदर हो रहे हैं, कोलिजन यहाँ रिटार्डेशन है। सर। और ये जो मेटल फिलामेंट होता है ये सब निकालने का काम करता है ना। हाँ, ये एनर्जी वगैरह निकालने का काम करता है बस। ये जितना देखो, अगर आपको ज्यादा एक्सरेज चाहिए तो ये फिलामेंट बढ़ा दो, वी फिलामेंट। पावरफुल एक्सरेज चाहिए तो ये बढ़ा दो। वी स्टेटमेंट पे एक्सेलरेट। ध्यान देना मैंने क्या कहा। पावरफुल चाहिए तो ये बढ़ा दो, ज्यादा चाहिए तो ये बढ़ा दो। तो ये पावरफुल मतलब वेवलेंथ उसका वी एक्सीलरेटिंग होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है। तो ये अपना बेसिक इसका कॉन्सेप्ट हो गया, मिटा दूं इसको, यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो अब इसमें हमें जो कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं, पहला कॉन्सेप्ट इसका जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो लैम्डा की लोअर लिमिट तो फिक्स हो गई, अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वो लूज करे ना करे क्या फर्क पड़ता है कहानी। यस सर। तो ये हमारा लैम्डा कट ऑफ, लैम्डा कट कट ऑफ है। अपर तो इन्फिनिटी है। तो ग्राफ हमारा ऐसा बनना चाहिए था, और ये शायद समझ गए डी आई बाई डी लैम्डा है, हाँ इंटेंसिटी। स्पेक्ट्रल Yes, sir. इंटेंसिटी। हाँ। आपने बताया सर। तो ये लैम्डा कट ऑफ हमारा ये आ गया। तो एक तो क्वेश्चन आता है लैम्डा कट ऑफ का। तो लैम्डा कट ऑफ तो हम सीख गए 12400 बाय वी वी एक्सीलरेटिंग। एक्सीटिंग। लेकिन दिक्कत ये थी कि इसके साथ वो नॉकआउट के जो केस हुए थे, जिस वजह से इनमें चोंच आ चोंच आ गई गई थी। कैरेक्टरिस्टिक। हाँ यस सर। फिंगरप्रिंट। हाँ फिंगरप्रिंट। और ये सिर्फ जेड की प्रॉपर्टी थी। तो Yes, sir. हाँ चोंच सर। चोंच जेड की चोंच। प्रॉपर्टी है। यस सर। लैम्डा कट ऑफ वी वी की एक्सीलरेटिंग property। वी एक्सीलरेटिंग एक्सेलरेशन की प्रॉपर्टी है। कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं सर। नो सर। और चोंच में के अल्फा और के बीटा। तो के अल्फा और के हाँ, बीटा हाँ। क्या है? के बीटा पीछे ऐसे। वाला के अल्फा आगे वाला। के अल्फा आगे अल्फा- वाला के बीटा पीछे। अल्फा के पहला अल्फा वाला, आगे बीटा वाला। ये। बीटा Yes, sir. पीछे वाला। तो 1 हाँ। 2 3। तो के बीटा KLM। ज्यादा पावरफुल है, यस हाँ। सर। जो हाँ। ज्यादा के बीटा पावरफुल बाद है में वो आएगा। पीछे रहेगा। यस हाँ सर। सर। हाँ ये के अल्फा। फिर के अल फिर और एल बीटा एल एल बीटा एल तो और बीटा कमजोर है। एल अल्फा। अल्फा। एल अल्फा। ठीक। और इन के अल्फा के बीटा के लिए फॉर्मूला है रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए टाइम्स जेड माइनस बी। बी। हाँ हाँ मोस ले लो, मोस ले लो। ठीक है। तो ए और बी अपने आप सीरीज के हिसाब से डिसाइड हो जाएंगे। अच्छा। एक वो लैम्डा है जो लैम्डा की अल्फा होता था। लैम्डा एज तो नॉकआउट करने के लिए। हाँ वो तो 12,000 लैम्डा साल के एज बाद। जो है टू नॉक के शेल इलेक्ट्रॉन आउट। कि पहले आप सर बस ये ये के के में लिए जगह तो वैल्यू खाली है ना। करो टू क्रिएट वैकेंसी इन के शेल। हाँ हाँ। एक्चुअली प्रैक्टिकली सिर्फ यही दो लाइन मिलती है, हम ये स्टडी नहीं हाँ। करते इसको। प्रैक्टिकली जो क्योंकि स्टडी वो- होती है वो के लाइंस की होती है, क्योंकि वो जेड इफेक्ट तो वो प्रोमिनेंट होती है सबसे ज्यादा। हाँ हाँ। ठीक है। तो हाँ। ये के एज है ना। के एज तो ज्यादा पूछा नहीं जाएगा कभी। अब बस हम के अल्फा और के बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो के अल्फा कितना आया 12400 12,000 बाय 13.6 13.2 Z square by 1. Z 911 minus 1 square। माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। सर Z minus 1 911 Z स्क्वायर माइनस अपॉन। एक ही बात है, लिख सकते हैं। यस सर। Yes. क्यों बताना, क्या हो यही नहीं होगी? इस z की जगह z-1 कर लेना बस। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ। हाँ ए ये बोल रहे थे? अरे बड़ा अच्छा बोल रहे थे, बड़े हो गए मतलब। थैंक यू सर।
आ गया? सर तो 3 फॉर्मूले हमने देखे बस, ये 12400 v एक्सीलरेटेड इन्हीं पर से रिलेटेड, और लास्ट रूट फ्रीक्वेंसी a z-3 है ना। मेंस में आता नहीं है तो इग्नोर मार सकते हो। सर इसमें को ब्रैग्स लॉ भी था, बताया था। बताया था मैंने ब्रैग्स लॉ। हाँ। समझा दे, अभी समझा देता हूँ। अभी अपन ये कर लें फिर याद दिला देना। हाँ। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये है अपना, ये चित्र बनाया है, टारगेट मेटल, फिलामेंट पोटेंशियल, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये लैम्डा मिन है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट बोलो, लैम्डा मिन इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। सही बात है। सही 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 है। सही है। सही बात है। शार्प पीक शिफ्ट्स टू द राइट एट हाँ, z इज इंक्रीज्ड। पक्का हाँ। सही है। यस सर सही राइट एंड लेफ्ट क्या गलत है रे? लेफ्ट में शिफ्ट होती है लेफ्ट में शिफ्ट होती है। z बढ़ाओगे एनर्जी एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी, लैम्डा लैम्डा गिरेगा। घटेगा। गिरेगा। हाँ लेफ्ट में शिफ्ट होती है। समझ गए? होता है। लेफ्ट होना चाहिए यहाँ, हाँ यस सर लेफ्ट होना चाहिए। पक्का समझ गए? यस सर। यस सर। चलो, पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्स-रेज इंक्रीजेस इफ वोल्टेज इज इंक्रीज। यस सर। False. सही है। हाँ वोल्टेज इंक्रीज, Hard X-rays हो जाती है। इंक्रीज, Hard पेनिट्रेशन X-ray हो पावर जाएगी। इंक्रीज, Penetration power हार्ड increase. एक्स-रेज निकलेंगे। हाँ इंटेंसिटी एवरीवेयर इंक्रीजेस इफ फिलामेंट नो करेंट नो नो IF नो इज नो इंक्रीज। सर सही है। बिल्कुल नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी निकालता है। एवरीवेयर मतलब शायद वो ये कहना चाह रहे हैं, ये वाला पता नहीं। एक मिनट, इंटेंसिटी इंक्रीज होती कुछ तो वैसे वैसे तो मतलब ये बढ़ेगी। मुझे समझ नहीं रहा एवरीवेयर मतलब क्या है। हाँ मतलब वैसे तो बढ़नी चाहिए। लेकिन वो जो Everywhere फिलामेंट वो रहता है वो सबकी तो बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो एक निकालता है। मिनट, ग्राफ में बात करें तो अगर फिलामेंट बढ़ा दोगे तो हर चीज बढ़ जाएगी। हाँ सोचो, हाँ तो यही तो पूछ रही हूँ। शायद ग्राफ के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं तो सही होगा, और फिलामेंट अच्छा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर क्योंकि निकलेंगे। फिलामेंट जितना फिलामेंट आप पोटेंशियल बढ़ाओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हाँ उतने Intensity ज्यादा बढ़ बाहर जाएगी। हाँ, तो हर चीज की इंटेंसिटी बदल जाएगी। हाँ, शिफ्ट कुछ भी नहीं होगा। हाँ ये X-rays बात का सही है सर। हार्ड एक्सरेज नहीं कहेंगे उनको। हार्ड एक्सरेज कब कहते हैं? जब वेवलेंथ कम हो जाती है और कम होती है 0.1 एक्स्ट्रा। तो हर जगह इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी है। ओके तो आंसर ACD। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, भगवान जाने किस पे, इस पे पढ़ लें। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मिनट, कोई टाइम बता सकते हैं कितना हुआ? 14:08 है अभी। सर 2 हाँ, 8 0.5 angstrom X-ray strike the material. Photo K shell are observed to move in a circle of radius. What is the approximate binding energy? जैसे ये दिखने मेंस का क्वेश्चन है, दिखने में एक्सरेज का लग रहा है लेकिन एक्सरे का वैसे है नहीं कहा जाए तो। देखो अच्छे से क्या हो रहा है, समझ में आया? यस सर हाँ सर। K shell से Yes, हमने हाँ। नॉकआउट किया तो K का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और बाहर निकलने पे भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। यस तो हमने जो HF दिया था वो बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है। यस सर हाँ सर। एक्चुअली ये वर्क फंक्शन टाइप का ही क्वेश्चन हो गया। यस हमसे फाई पूछा है, फाइव बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इससे निकाल लोगे। हाँ हालांकि कैलकुलेशन वेलोसिटी आ गंदे हैं, जाएगा। हाँ इससे काइनेटिक एनर्जी आएगी। जी हाँ HF हमें पता है ऑलरेडी, यस सर। हाँ 12400 बाय 0.5। हाँ सर। इससे कम आंसर आएगा, बस binding 12400 मतलब 24.8, तो 2.48 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू दिस माइनस काइनेटिक एनर्जी होगी, 2.48 से कम आएगा। तो आगरा बॉम्बे तो गलत हो गया शायद, कि 24 तो नहीं है ये, 24.8 है, सॉरी ये 24.8 है। सर हाँ सर इसमें नॉकआउट कराया है तो मतलब ये कहाँ का है कि बिल्कुल ही बाहर चला गया मतलब? और क्या, और ये मैग्नेटिक फील्ड में कैसे घूमने लग गया? अच्छा Yes, बना बिल्कुल बिल्कुल बाहर जादू फ्री हो से? गया एक तरीके से। फ्री हो गया तभी तो कहीं और घूम रहा है। हाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर। हमने हाँ, सर। 24.8 दी थी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में चला गया तो बचा हुआ बाइंडिंग एनर्जी में गया होगा। बिल्कुल सर। तो काइनेटिक एनर्जी संघर्ष करके निकाल लो, ये यस सर। आ गया समझ में? संघर्ष ही है वो, तो कुछ नहीं कर सकते उसका। तो मैं टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सही बात। यस सर। अगेन सर चलो 17, ये एक्सरेज के क्वेश्चन है क्योंकि ये शायद एडवांस के। एक्सरे Gaussian इमीडिएट loss फ्रॉम इधर अ लगे।
मॉस ले लो अच्छा। हाँ मॉस ले लो। हाँ सर ये वाला एक कराए आपने भी। हाँ, एक्सरे इमिटेड फ्रॉम कॉपर टारगेट एंड 2 टारगेट है ना, लाइन ऑफ हाँ। वेवलेंथ एट्रीब्यूटेड टू के अल्फा ऑफ इम्प्योरिटी। कॉपर तो का उससे दिया है, बनता है मॉलिब्डेनम का दिया है। हम्म, तो कॉपर का पता है हमें, मॉलिब्डेनम का पता है, इसका आंसर निकालना है तो यही करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। अंडर रूट ऑफ 1 बाय लैम्डा अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी रूट एफ होगा ना अंडर इसमें? ये z2 माइनस बी और f3 a z3 माइनस बी। 3 माइनस Z1 Z2 पता है, Z3 लेकिन हाँ, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम रेशियो तो नहीं। b की वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करोगे b की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ फिर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। हम्म। आ गया समझ में? यस सर। हाँ सर। वेवलेंथ वैसे काफी क्लोज है, आंसर भी चारों क्लोज है, कुछ नहीं कर सकते। हाँ 18 वेवलेंथ ऑफ एल अल्फा दे रखा है, वेवलेंथ ऑफ एल अल्फा इन एक्सरे अनादर का दे रखा है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट दे रखा है, एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? सर स्क्रीनिंग हाँ। कांस्टेंट दिया है जैसे तो मैंने वो कहा तो था सर- के अल्फा का 1 ले सकते हैं, बाकी के स्क्रीनिंग हाँ। कांस्टेंट आपको जो बी गिवन होंगे क्वेश्चन में। हाँ तो जैसे के अल्फा का आपने z-1 किया था वैसे ही करेंगे क्या? z-7.4। हाँ हाँ हाँ, जैसे एल अल्फा का जो लिखोगे ना, लैम्डा एल अल्फा का वो आएगा 12400 13.6 z माइनस Z-B 7.4 7.4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, और अल्फा है तो 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होगा। सही बात है। सही बात है? नहीं। है? यस सर। सही बात है। हाँ, रेशियो ले लो हाँ, दोनों सही है। इक्वेशन का। नहीं आया समझो? z माइनस 7.4 आगे हाँ आ सर गया सर, आ गया। स्क्रीनिंग b की वैल्यू दे रखी है। हाँ, मोसले लॉ भी लगा सकते हो क्योंकि ये टर्म तो कटना ही है रेशियो में, रेशियो सिर्फ इसी का बनेगा। हाँ हाँ वो भी हाँ, हाँ। सही। समझ के? तो सीधे डिवाइड कर देना, z मिल जाएगा। हम्म। अब वो ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ सिंपली ये था, ये मेटल की लेयर्स हैं, है ना? मेटल की लेयर्स मतलब लैटिस में, लैटिस लेयर्स हैं, Lattice। और हम यहां से बाहर से लाइट डाल रहे हैं, तो लाइट यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, एक पार्ट ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। क्लियर? हाँ तो इन दोनों में एक्सट्रीम शाइनिंग का केस आता है। एक किसी एंगल पे ये एक्सट्रीम शाइन करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, एट पर्टिकुलर थीटा। ये समझ गए? यस सर। पैरेलल है, पैरेलल है। वो तो रिफ्लेक्शन है ना, तो कहाँ एंगल कौन सा बदलेगा? जितने दिख रहे हैं सभी थीटा है, सब पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन है। एक ऊपर से रिफ्लेक्ट हुई, एक लाइन इधर से रिफ्लेक्ट हुई। आप सही लग रहा है। अब ठीक है, तो जितने दिख रहे हैं सब थीटा है, ये डिस्टेंस डी है। तो क्या करते हैं कि इंटेंसिटी का जब ग्राफ थीटा के साथ बनाया, इंटेंसिटी कौन सी? ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी, जो आंख ने देखा, वो ग्राफ कुछ ऐसा बना, मान लो ऐसा, ऐसा, एक मिनिमम आई, एक मैक्सिमम आई, ऐसा कुछ आया समझ में? मतलब कुछ पर्टिकुलर एंगल पे एक्सट्रीमली शाइनिंग केस आया, मतलब ऐसा कि बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा था मेटल। और ये केस क्यों हो सकता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो n लैम्डा रहा होगा, हाँ यस सर। सर। और पाथ डिफरेंस सॉल्व करने पे आता है 2d sin 2D थीटा। sin पूरी theta। थीटा। वो तुम्हें जिसको इच्छा है वो निकाल लो, ऐसे परपेंडिकुलर निकालना। तो तुम्हें हाँ। लेंथ क्या निकालनी है? ए बी सी डी। तो डेल्टा की वैल्यू है ए सी प्लस सी डी माइनस ए बी। ज्योमेट्री से हाँ। निकालोगे तो ये 2d sin थीटा बनेगा। ओके सर। तो 2d sin थीटा n लैम्डा हो जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्वेश्चन में थीटा गिवन होता है, मेटल की शाइनिंग की बात हो रही है। लैम्डा गिवन होता है, डी पूछा होता है। n1 एज्यूम कर लो, ना दिया हो तो, नहीं दिया हो तो n1 मान लेना। मतलब वो मानते हैं कि थीटा बढ़ाते गए, पहली बार जो आया वो ये केस है। पक्का समझ गए? हाँ सर। लैटिस का हाँ, गैप सर, आ कैसे गया। निकालते हैं? यस सर। पक्का समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। सर हाँ चलो तो उम्मीद है रिवीजन में चीजें याद आ गई होंगी।
सर कोलिजन वाले क्वेश्चन हाँ। आएंगे क्या? नहीं, नहीं है। शीट वैसे शीट मिलेगी, उसमें जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं, मैंने एक से क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं जो एक से आए थे या ज्यादा इजी थे। ज्यादा इजी थे जो सीधे सीधे वो उड़ा दिए मैंने। ठीक सर। एक आध छोड़ा होगा, जैसे 3 आप- इजी हैं तो 2 उड़ा दिए, एक सर छोड़ दिया। जैसे आपने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग हर रोज इसी समय पे वो होगी डिस्कशन। बिल्कुल सही पकड़े हैं कि हर रोज मतलब जिस तारीख को लिखा है, जैसे कल भी 1 बजे हम मिलेंगे और न्यूक्लियर फिजिक्स करेंगे, है ना? न्यूक्लियर का हाँ करेंगे। सर। कल हाँ। न्यूक्लियर का करेंगे, ठीक है? और सर लगे फिर तो पढ़ जैसे के आज आओ, आप नहीं तो होमवर्क काम दोगे चल तो डिस्कशन शीट का। तो ये कल ही डिस्कस होगा ना, मैं इसके आंसर्स या सॉल्यूशन जो भी होंगे दे दूंगा, तो जिन जिन में तुम्हें डाउट आए कल पूछ लेना। ठीक हाँ सर सॉल्यूशन दे Yes, देना, sir. न्यूक्लियर जल्दी हो जाएगा, तो टाइम लगता है ना डिस्कशन पे। हाँ हाँ, क्लास में सर क्लासेस क्या- लगातार लगेंगी, हाँ जो शेड्यूल लिखा है उस पर टाइमिंग नहीं जैसे टाइमिंग मतलब एक लगातार बजे। मतलब जैसे अभी हाँ मैथ्स हाँ, की अभी जिंदर सर लेने वाले हैं 2:45 से, पौने तीन ना, हाँ 2:45 से जिंदर सर की, तो आधे घंटे में खाना उनका- वाना खा लो और जिंदर उनका सर की क्लास फंक्शन और होती है। ट्रिग्नोमेट्री का होगा। तिवारी उन्होंने सर की topic भी दिया क्लास होगा। है? फिर तिवारी सर की होगी, हाँ फिर तिवारी सर की भी। उसके बाद ठीक है, तिवारी सर, सर की हो होगी, ठीक है? सर शीट थोड़ा जल्दी तिवारी डाल सर के शीट मैंने डाली नहीं, अभी डाल रहा हूँ। नहीं। डाल दी सर सर। टेस्ट एडवांस वाला सर होगा। टेस्ट तो मेंस का तो कंफर्म है, एडवांस का भी सोचा नहीं लेंगे कि नहीं, अभी इस बार लेंगे कि नहीं, अगली बार से तो लेंगे। अगली बार से जो टेस्ट का डे है उस दिन एक पार्ट एडवांस है, एक पार्ट मेंस है, तो देना हो दो, तुम्हारी मर्जी। एडवांस का, मेंस का कंपलसरी है, एडवांस का ऑप्शनल है। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो चलो सर, याद हाँ, आ गई चीजें, Yes, sir. जी सर, जी सर। होपफुली फायदा हुआ होगा। हाँ सर चलो कल मिलते हैं अपन, है ना? सर वो मॉक टेस्ट करवा दीजिए सर। मॉक टेस्ट डले हैं, डल डल गए। गए, डल 3 गए, डल हाँ। गए। चलो बाय बाय बच्चों। बाय सर रखा बाय लो सर। जल्दी। बाय सर। बाय सर।